हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 ऑफ 6th हिस्ट्री। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट करने का तरीका जो है वो हमारा वो एकदम साफ है, एकदम क्लियर है ना। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6th क्लास की जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री कहलाती है या एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री कहलाती है, जिसमें हम 2 मिलियन साल पहले, मतलब जो भी हमारे सबसे शुरुआती साल की हिस्ट्री हमको पता चली, इतिहास हमको पता चला, वहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने पहले वाले चैप्टर में करीब 2 मिलियन साल पहले की बात की थी। टाइमलाइन हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। 2 मिलियन साल पहले की हमने बात की थी, जिसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। करीब 2 मिलियन साल से 10,000 बीसीई तक, है ना, 10,000 बीसीई तक जो है वो हमारा क्या चला था, स्टोन एज। इसके अंदर पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक सारी एज आ जाती है। नाम पढ़ने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन पेलियोलिथिक का मतलब सबसे पुराने पत्थर जो मिले, मिजोलिथिक मतलब जो मिडिल वाले पत्थर, थोड़े से शाइनिंग वाले पत्थर जो हमको देखने को मिले। नियोलिथिक मतलब जो एज वाले पत्थर हमको देखने को मिले, जो कि और पॉलिश कर दिए गए थे, और भी नए तरीके के इसमें हमको स्टोन बोल्डर, बड़े बड़े मेगालिथ्स भी देखने को मिले थे। तो ये पत्थर की एज के हिसाब से हमने इस समय को डिवाइड कर दिया। ठीक, इसके बाद में हमने जो समय देखा वो देखा करीब 2700 बीसीई से 1600 बीसीई तक का, है ना। ये वाला समय जो था, इसमें हमारे शुरुआती शहर बस चुके थे। पत्थर वाली एज तक जो है वो लोग जानवरों के पीछे पीछे भाग रहे थे, पेड़ पौधे कलेक्ट कर करके खा रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला, है ना। ग्रास उगने लगी, ग्रास में से दाने निकलने लगे वीट और बार्ले के। तो लोगों ने देखा यार इसको उगाया जा सकता है, इसको खाया जा सकता है, लेकिन इसको उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक जगह पे रुकना पड़ेगा और इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा समय समय पे, तभी इसको हम खा पाएंगे और ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसे हम बने हर्डर्स और फार्मर्स, है ना। हम हंटर से फार्मर बन चुके हैं। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे उस जगह पर रहना शुरू किया, सेटल होना शुरू किया। सेटल होना शुरू किया तो हमको अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ी। बारिश से खुद को बचाने के लिए घर की जरूरत पड़ी, तो किसी ने जमीन के अंदर गड्ढे खोद खोद के घर बनाए, किसी ने केव्स में घर बनाए, किसी ने आइडिया लगाया तो झोपड़ी बनाई। ऐसे करके धीरे धीरे घर बनने लगे। जरूरतों के हिसाब से इंसान अलग अलग इनोवेशन करने लगा, ड्रेनेज सिस्टम बनाने लगा, है ना, घर 2 मंजिल के बनाने लगा, है ना, और जो है वो स्ट्रीट्स बनाने लगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया जो है वो घर बनने लगे, फार्मिंग अच्छे तरीके से होने लगी, इरिगेशन होने लगा। ये सब हमको कैसे पता चला, जब हम हड़प्पा पहुंचे, है ना। जब हम हड़प्पा पहुंचे, वहां की साइट्स हमने देखी, तो हमको पता चला कि यार करीब 4700 साल पहले, यानी कि 2700 बीसीई से 1600 बीसीई तक कुछ ऐसे घर रहे, कुछ ऐसे इलाके रहे जहां पर एकदम बढ़िया से जो है वो रहना सहना सभ्यता पूरी तरीके की चल रही थी, है ना। तो ये कुछ 1600 बीसीई के आसपास आके खत्म हो गया। वो जो एरिया था पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया, हड़प्पा देख लो, धोलावीरा देख लो, कालीबंगन देख लो, लोथल देख लो, मोहनजोदारो देख लो, इसमें करीब इतने साल, इतनी बीसीई तक लोग रहे। उसके बाद में फिर शिफ्ट हो गए। अब वो कैसे शिफ्ट हुए वो मिस्ट्री हमको नहीं पड़ा। तो ये सब हमने किसमें पढ़ा, 3rd चैप्टर में पढ़ा। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, और करीब 1500 बीसीई के आसपास हमने क्या देखा कि भैया लेखन शुरू हो गया था। लेखन इन द सेंस किताबें जो है वो बनना, मतलब वो जो किताबें आज हम देखते हैं वैसी किताबें नहीं, पर हाँ लोगों ने अपने थॉट्स बनाना शुरू कर दिए थे, है ना। ऋग्वेद की रचना जो है वो शुरू हो गई थी। हालांकि लिखा एज इन बुक में नहीं गया था। ऋग्वेद जो सबसे पुरानी किताब मानी जाती है पूरी दुनिया की, उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें बताई गई, बहुत सारे उल्लेख किए गए, हाइम्स उसके अंदर लिखे गए थे, भगवान की प्रेज में बातें की गई थी, है ना। तो वो किताबों में नहीं लिखा था उन्होंने, वो यूजुअली ओरली रिसाइट करते थे, बच्चों को भी ओरली ही सिखाते थे, है ना। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो जब हिमालयाज वगैरह में सब लिखा गया, तो उन्होंने बिर्च के बार्क पे कुछ 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 करके लिखा हुआ था, है ना। फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हमने इकट्ठी की, और करीब 150 साल पहले जब प्रिंटिंग वगैरह आई थी, तो फिर पहली किताब जो है वो ऋग्वेदा की प्रिंट हुई थी। बाकी उसके पहले तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में या लोगों के थ्रू ओरली ही सुनी और बोली जाती थी। ठीक है, तो उससे ऋग्वेदा से हमको बहुत सारी चीजें का पता चलता है। उस समय में लोग किस तरीके से रहते थे, क्या ज्योग्राफिक कंडीशन थी, क्या खाते थे, कहाँ
रहते थे, कैसी बोली बोलते थे, ये सब हमको उन हाइम्स, उन पोयम्स को पढ़ के समझ में आया कि हाँ इस तरीके का रहना सहना जो है वो लोगों का इस इलाके के आसपास होता होगा। ठीक है, समझ आया। तो इस वाले पीरियड को जो है वो हम क्या बोलते हैं, इस वाले पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। ये वाला स्टोन एज कहलाता है। उसके बाद में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता के नाम से जाना जाता है ये वाले पीरियड को। इसको हम बोलते हैं वैदिक पीरियड, जिसमें जिस समय पे ऋग्वेद लिखी गई थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करीब 1000 BC के आसपास हम आ जाते हैं। तो ये वाला पीरियड जो है वो कहलाता है लेटर वैदिक पीरियड। इसमें दूसरे वेदा लिखे गए थे। कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, समझ आ रहा है? अब ये जो लेटर वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब इसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी किस तरीके से चलनी चाहिए ऐसे रूल्स लिखे गए। साथ ही साथ में अब राजा बनने लगे थे। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हो सकता है कि राजा रहे हो, लेकिन वो वैसे राजा नहीं थे जो जैसा हम आज सोचते हैं कि हार माला पहन के घोड़ों के साथ में चल रहे हैं, या ऐसे ऐसे राजा नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उनको सिर्फ लीडर माना जा सकता था, है ना, जो घरों के कंस्ट्रक्शन वगैरह का ध्यान रखते हो, प्लान करते हो, और कहीं ना कहीं एक लीड रखते हो कि हाँ उनका कहना लोग मानते होंगे। बाकी वो नॉर्मल से लोग थे, नॉर्मल लोगों में से ही एक थे। लेकिन अब जैसे ही हम ये ऋग्वेद, ये वाले लेटर वैदिक पीरियड में आ जाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके राजाओं का रहना सहना बदलने लगा था। जो लीडर्स थे उनका रहना सहना बदलने लगा था। वो अब कॉन्कर करना चालू कर दिया था, उन्होंने राज्यों को आगे बढ़ना चालू कर दिया था, है ना। तो मतलब हम कहाँ तक आ गए हैं? हमने ऐसे समय से शुरू किया जब इंसान सिर्फ और सिर्फ जानवरों के पीछे भाग रहा था, जानवरों को मार काट के खा रहा था और पेड़ पौधे तोड़ के खा रहा था। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे उसने फार्मिंग करना शुरू की। फार्मिंग करने के लिए उसको एक जगह रुकना पड़ा, रुकने के लिए उसको घरों की जरूरत पड़ी, जरूरतों की अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती गई, तो वो बनाता गया। उसके बाद में हमने देखा कि उनमें से लीडर उभर के आए जो सारी चीजों का ध्यान रखते हो, लोग जिनका कहना मानते हो। फिर अब हम देख रहे हैं कि वही लीडर जो है वो राजा के फॉर्म में आगे बढ़ने लगे। अब वो लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू करने लगे, है ना। किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल रही, कैसे कैसे किंगडम्स बने, अब राज्य बनने लगे, है ना, कंट्रोल जो है वो होना शुरू हो गया धीरे धीरे करके। तो वो कैसे हुआ, ये सब हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए हैं? 1000 BCE पे आ गए हैं। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो इसमें आपको बोला जाता है 3000 साल पहले, है ना, 2300 साल पहले। तो ये पहले, ईयर्स अगो का मतलब क्या है? देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ टाइमलाइन कुछ इस तरीके से चलती है। जिस समय जीसस का जन्म हुआ उसको 0 माना जाता है। उसके बाद वाला समय जो है उसमें हम AD या फिर CE लिखते हैं, है ना। अब क्योंकि हम 2022 में रह रहे हैं तो 2022 इधर आएगा, यानी कि जीसस के जन्म को 2022 साल हो चुके हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 2022 AD, 2022 CE भी लिख सकते हैं, आगे ये यूनिट हम लगा सकते हैं, है ना। तो जीसस के जन्म को कितने साल हो गए? 2022 साल हो गए। और इसके पहले वाले समय पे हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो इस समय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये उल्टा चलता है। तो 2022 और इधर 1000 साल पीछे, समझ रहे हो कि नहीं? 2022 और इधर 1000 साल पीछे हो गए कि नहीं? 3000 साल, समझ रहे हो? तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको या तो वो 1000 BCE लिख दे या फिर वो लिख दे आज से 3000 साल पहले। बात एक ही है कि नहीं? ठीक है, जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं आज से 4700 साल पहले। तो आज के 2022 वाले साल जोड़ लो और इधर से 2000 साल जोड़ लो। जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो? तो हो जाएंगे कि नहीं 4700 के अराउंड बात, है ना। तो ये अपने को चैप्टर में ध्यान रखना है, जब ईयर की बात हो रही हो तो वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं हम कि किस तरीके से अब राजा रहने लगे, किस तरीके से राजपाट होने लगा। तो देखो, राजा जो है वो किस तरीके से बने कि इन्होंने एक प्रोसेस शुरू करी, है ना, कि राजा अब कैसे बने, कौन बनेगा, किस तरीके से बनेगा। जैसे हमारे यहाँ पे आज हम जो है वो वोटिंग करके हमारे लीडर को चूज करते हैं, जो हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। तो हमारी प्रोसेस क्या है?
कि हम उनको वोट देंगे, वोट देके वो राजा बनेंगे, ठीक है, मतलब एज इन राजा ही है, ठीक है, तो वो हमको लीड करेंगे, है ना, हम ही में से वो लोग होते हैं। तो पहले किस तरीके से बनते होंगे, किस तरीके से इन्होंने आइडिया शुरू किया, तो ये लीडर बनना तो शुरू हो ही गए थे। अब चूज कैसे हो, एक इंसान दूसरे से पावरफुल कैसे प्रूफ हो, तो उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना। जैसे क्लास में एक बच्चा टॉपर है, तो वो टॉपर होने की प्रोसेस क्या है कि वो एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए, तभी वो टॉपर कहलाएगा, है ना। तो अब राजा कैसे कहलाएगा, या बाकी सारे लोगों में ये राजा सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये कैसे कहलाएगा। तो इन्होंने अपनी एक प्रोसेस शुरू करी, इन्होंने शुरू किया अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में आप अपने घरों में भी सुनते हो। अगर आपने रामायण महाभारत भी अगर देखी है, तो राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, आपको पता होगा, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जैसे एक एरिया का एक राजा है, ठीक है, एक एरिया का एक राजा है, एक लीडर है ना, जो कि सबका ध्यान रखता है और वेल ऑफ है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसको अपने आप को प्रूफ करना है कि वो बाकी के आसपास के राजाओं से भी पावरफुल है, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था, जिसमें वो अपने घोड़े को छोड़ देता था, वो घोड़े को छोड़ देता था। वो घोड़ा यूजुअली पावरफुल होता था, ऐसा हल्का फुल्का घोड़ा नहीं होता था, वो घोड़े को छोड़ दिया करता था। अब उस घोड़े के पीछे पीछे जाते थे इस राजा के सैनिक, ठीक है, ये देखने के लिए कि घोड़ा आगे जाके क्या कर रहा है। अब जैसे ही वो घोड़ा इस राजा के राज्य से निकल के दूसरे राजा के राज्य में पहुंचेगा, तो वो राजा अगर इस घोड़े को रोक देता है और इससे लड़ाई करता है ना, और वो राजा जीत जाता है इस घोड़े से लड़ाई में, मतलब ये घोड़े का जो राजा था वो इस राजा से कम शक्तिशाली है। लेकिन अगर ये राजा, है ना, अगर ये राजा इस घोड़े से डरकर इस घोड़े को अपने राज्य से निकल जाने दे, मतलब ये राजा मान के चल रहा है कि जिस राजा का ये घोड़ा है वो राजा ज्यादा पावरफुल है। समझ रहे हो कि नहीं। एग्जाम्पल देती हूँ, राजा राजा करके कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मैंने सोचा कि मेरे आसपास के एरिया में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राजा हैं, उनसे मैं अपने आप को पावरफुल सिद्ध करना चाहती हूँ। तो मैं अपने घोड़े को बोलूंगी कि घोड़े को छोड़ दिया, और मैंने घोड़े के पीछे मेरे सैनिक भेज दिए कि देखना इस घोड़े को कौन रोकता है ना। अब वो घोड़ा मान लो पहुंचा, ईशा नाम दे देते हैं कि दूसरे राज्य की जो राजा है उसका नाम ईशा है, ठीक है। तो वो ईशा के यहाँ पे पहुंचा, दौड़ता 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 दौड़ता, मेरा राज्य उसने क्रॉस कर दिया, वो ईशा के यहाँ पे पहुंचा। अब ईशा अगर उस घोड़े को रोक लेती है और उससे लड़ाई करके घोड़े को हरा देती है, मतलब ईशा मेरे से ज्यादा पावरफुल है ना, क्योंकि उसने मेरे घोड़े को हरा दिया, ठीक है। लेकिन अगर ईशा मेरे घोड़े को ना रोकते हुए मेरे घोड़े को आगे जाने देती है, मतलब ईशा डर गई और ईशा ये मान गई कि वो घोड़ा ज्यादा पावरफुल है, वो घोड़ा ज्यादा पावरफुल है, मतलब वो घोड़ा किसका है, मेरा है, यानी कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। मतलब दूसरी राजा यानी कि ईशा ने ये मान लिया कि रिया ज्यादा पावरफुल है, तो अब जो है मैं ज्यादा पावरफुल उससे सिद्ध हो गई, ठीक है। तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। वो घोड़ा दौड़ते जाता, तो जितने जितने राज्य वो क्रॉस करता, जितने जितने राजा उसको जाने देते आगे आगे, उससे ये प्रूव हो जाता कि मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ उन सारे राजाओं से। फिर फाइनली जब घोड़ा थक जाता तो उस घोड़े को वो सैनिक वापस लेके आते और फिर अश्वमेध यज्ञ कराया जाता, जिसमें जो है वो सारे के सारे लोग इकट्ठे होते, जितने भी ये सारे राजा है जिन्होंने इस घोड़े को जाने दिया, उनको सबको इनवाइट किया जाता। वो सारे लोग जो है वो गिफ्ट लेके आते मेरे लिए, है ना। और फिर मैं यज्ञ में बैठती, मेरा एक सिंहासन होता, उस सिंहासन के ऊपर मैं बैठती। प्रीस्ट जो है वो उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी पुजारियों को कि किस तरीके से पूजा करवानी है, तो वो मेरे ऊपर जल वल अच्छे से छिड़कते, मेरा अभिषेक वगैरह कराते, है ना। मेरे जो पति बच्चे हैं, मतलब मेरे को आप एज अ मेल मान के चलो, क्योंकि वो राजा की बात हो रही है, तो मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। और साथ ही में दूसरे राजा जो है वो गेस्ट बन के आएंगे, सिर्फ देखने के लिए आएंगे, उनका कोई रोल नहीं रहेगा, वो स्पेक्टेटर बन के आते हैं, मतलब वो देखने आते हैं, है ना, दर्शक बन के देखने आते हैं, तो उनके लिए जगह होती है, उनको बिठाते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मैं जो है वो पावरफुल हो गई और ये सारे राजाओं से मैं पावरफुल हो गई और मैं बढ़िया हो गई, अब मैं जो है वो ऑर्डर इनको भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो राजा बनने की प्रोसेस इन्होंने बना रखी थी, ठीक है। तो men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices, बड़े बड़े जो sacrifices, इसमें हवन यज्ञ होता होगा और कुछ कुछ बलि वगैरह भी ये लोग देते होंगे,
ऐसा कुछ मेंशन आपके चैप्टर में किया हुआ नहीं है, पर ये सारा मेंशन जो है वो जो अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इनमें सब में ये कहीं ना कहीं इन कहानियों का उल्लेख किया हुआ है कि इस तरीके से ये अज्यूम किया गया कि इस तरीके से जो है वो राजा बनने लगे अब इस पीरियड में। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का क्या होता था, राजा जो जिसने सेक्रीफाइस किया वो अब सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाने लगा और लोग उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे। राजा जो है वो सेंट्रल फिगर होता था उस अश्वमेध यज्ञ में। उनके रिलेटिव्स स्पेशली वाइव्स और जो बेटे होते थे वो कुछ कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स किया करते थे, और राजा जो है, दूसरे राजा जो है जिन्होंने उस घोड़े को जाने दिया, वो सिंपली स्पेक्टेटर्स बन के, दर्शक बन के जो है वो आते थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से अब क्या हुआ, लोग राजा बनने लगे। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो प्रीस्ट थे, ये जो ब्राह्मण थे, ऐसा बताया गया इन्हीं ये जो अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इसमें जो है वो कहीं ना कहीं हमको वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है। वर्णों को डिफाइन किया गया। ये आप आज भी आपके घरों में इस बातों को सुनते होंगे, इन बातों को आपके कान में पड़ते होंगे, जो पुराने लोग हैं वो आपको बोलते होंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। देखो अब क्या हुआ ना कि जैसे ये राजा बनने लगे, है ना, तो अब बात क्या बनने लगी, माहौल क्या होने लगा कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि इंसान है ना, अब उसको कुछ तो चाहिए करने को। गाय ढोल चढ़ाते चढ़ाते वो अब राजा तो बन गया, लेकिन अब उसको अपने हर एक इंसान की टेंडेंसी होती है अपने आप को बड़ा बताने की, अपने आप को ऊंचा बताने की। ठीक है, तो ये जो अश्वमेध यज्ञ हो रहे थे इसके अंदर राजा थे, है ना, मेन काम जो कर रहे थे वो पुजारी कर रहे थे। तो पुजारी क्या कर रहे थे, पुजारी भगवान से जोड़ने का काम कर रहे थे। वो ये बताते थे कि वो भगवान से जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं और राजा को पावरफुल बना रहे हैं। तो पुजारियों की अक्सर राय ली जाती थी। ठीक है, तो वो हवन यज्ञ वगैरह कराते थे इसलिए उनकी राय ली जाती थी। तो पुजारियों ने अपने ओपिनियन के हिसाब से, वो जैसा सोचते थे उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखना या अलग अलग अपने हिसाब से नियम बनाना चालू कर दिए, जिससे कि क्या हो, समाज चले, है ना, अपने हिसाब से अपने नियम बनाना चालू किए। क्योंकि आप इस बात पे ध्यान देना कि जब वर्णों को लिखा गया, जहां पर भी आप वर्णों के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे ये कहा जाता है कि ब्राह्मण्स ने कहा कि ब्राह्मण्स सबसे ऊंचे हैं, उनका काम यज्ञ हवन आदि करवाना है और लोगों से गिफ्ट रिसीव करना है। भाई मैं अगर सोसाइटी चलाने की बात, मैं अगर ये मानूं कि मेरे को हक दिया गया है कि मैं सोसाइटी के लिए नियम रखूं, तो मैं अपने आप को ऊंचा ही रखूंगी ना, कि मैं यज्ञ हवन कराऊंगी, इजी काम, और मेरे को लोग गिफ्ट देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ किसी की कोई बुराई नहीं हो रही, यहाँ किसी की कोई बुराई नहीं हो रही है। ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने, जब उसको बोलने का मौका या उसको ऐसा मौका दिखता है कि लोग उसकी सुनेंगे, तो वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता है। ठीक है, तो ब्राह्मण्स को ये मौका मिला, पुजारियों को ये मौका मिला, तो उन्होंने ये बोला कि भैया हम जो है वो क्या करेंगे, हम यज्ञ हवन आदि करेंगे और हमको जो है वो लोग गिफ्ट्स दिया करेंगे। ठीक है, यज्ञ हवन आदि करवाने के बदले में। ठीक, तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण, उसके बाद में आ जाएंगे क्षत्रिय, जो कि यूजुअली पावरफुल खून से ऐसे होते हैं, थोड़े से तेज होते हैं, पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ब्रेव होते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्षत्रिय, क्योंकि ये हवन यज्ञ आदि तो राजाओं के यहाँ पे करवा रहे थे, राजा यूजुअली क्षत्रिय होते थे क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती थी। तो उन्होंने बोला कि ये जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे और हाँ, समाज वमाज का ध्यान रखने का काम जो है वो ये लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला कि यार जो फार्मर्स वगैरह हैं वो लोग भी तो हैं, तो उन्होंने बोला कि वैश्य जो हैं वो क्या करेंगे, वो ये गाय वगैरह का ध्यान रखना, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट यूजुअली, फार्मिंग जो है उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन था। तो उन्होंने बोला कि ये तीसरे नंबर पे जो है वो क्या आ जाएंगे, अपने वैश्य वगैरह आ जाएंगे, जो कि फार्मिंग, हर्डिंग और गौ रक्षा वगैरह करने का काम इनका रहेगा। और फिर इन्होंने देखा कि कुछ सोसाइटी में ऐसा हिस्सा है जो बेचारे कमजोर लोग हैं, जिनको जो बोल दो वो बात मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कमजोर है तो इनको कमजोरी रहने दो, उनको नाम रख दो शूद्र, और ये जो है ये क्या करेंगे, ये हमारी सेवा करेंगे। ठीक है, तो सेवा करना गलत काम नहीं है, सेवा करना कभी गलत काम नहीं हुआ, सेवा करना कभी छोटा काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि जो सेवा करता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमने हमारी प्रवृत्ति बनाई
मैं खुद क्षत्रिय हूँ, है ना। तो आप अभी ये मत सोचना कि ये कुछ होंगी इसलिए सपोर्ट ले रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मानसिकता गलत है जिसको सुधारने की जरूरत है। आप नई पीढ़ी हो, आपको इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिसने ये रूल बनाए उसने अपने आप को ऊंचा रखा, ठीक है, और उसकी जो सेवा करने का रोल उन्होंने जिसको दिया, तो उनके ऊपर इन्होंने हक जताया। हक जताने के बाद में उसको कह दिया कि भैया तुम तो निम्न वर्ग के हो। अब भले उसके अंदर वो महिलाएं आए, महिलाओं को इन्होंने जो है वो ऐसी मानसिकता बनाई कि महिलाएं जो है वो कमजोर होती हैं और महिलाओं का ध्यान रखने की जरूरत है, तो महिलाओं को भी इन्होंने शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन आज जो है वो महिलाएं शूद्र की कैटेगरी में नहीं मानी जाती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऊंचा किया, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने आप की रिस्पेक्ट गेन की। तो वैसे ही हर वर्ण को अपनी रिस्पेक्ट गेन करने की जरूरत है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। कोई होता ही नहीं है दुनिया में किसी को ऊंचा या नीचा बोलने वाला, कोई होता ही नहीं है, किसी को ये हक ही नहीं है कि कोई बताए कि ये ऊपर रहेंगे, ये नीचे रहेंगे, ये कोने में रहेंगे, ये इधर रहेंगे। किसी को भी हक नहीं है। जब भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया, भगवान राम ने अपने नाविक को, जो कि नाव चला के उनको वन में छोड़कर आए थे, उस नाविक को जब वो वापस वन से वापस आए, 14 साल पूरे करके उनका वापस राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने उस नाविक को अपने समान जगह दी, ठीक है, अपने राज्य में। तो जब भगवान ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना, तो ये कौन होते हैं? सही बात है कि नहीं? सही बात है। ये तो आज जो है वो ब्राह्मण अपने आप को, जो ब्राह्मण कुल में होते हैं, वो अपने आप को ऊंचा बताने के लिए इस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं अपने आप को ऊंचा बताने के लिए इसको मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन वही लोग अगर ऐसी कैटेगरी में पहुंच जाए जहां पर उनको नीचा दिखाया जा रहा है, जहां पर उनको नीचा बताया जा रहा है, तो फिर उनको कैसा फील होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जब सब इंसान है, सबने अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है, सबने अच्छी तरीके से जन्म लिया है, तो फिर आप इसको कैसे बोल सकते हो कि ये ऊंचा ये नीचा, इसका काम ये है, उसका काम ये है? कोई डेफिनेशन नहीं है। हर एक इंसान है, जो जो चाहे वो कर सकता है, जो जैसे चाहे वो रह सकता है। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को ऊंचा नीचा बताना, किसी की सेल्फ एस्टीम को हर्ट करना या किसी की इज्जत को हर्ट करना कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने भी वो आखिरी के पैराग्राफ जो पहले हुआ करते थे उसको हटा दिए, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों को ऊंच नीच सिखानी नहीं है। सब समान है। बोलो मेरे साथ में, आज अगर आप जहां भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, किसी भी समाज को बिलोंग करते हो, बोलो आज जोर से कि सब समान है, सब समान है, ठीक है। तो ये वहां पे लाइन भी लिखी है कि प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। पुजारियों ने ये बोला कि ये जो है कि भैया जो क्षत्रिय के घर जन्म लेगा वो अपने आप क्षत्रिय हो जाएगा, जो ब्राह्मण के घर जन्म लेगा वो अपने आप ब्राह्मण हो जाएगा। तो क्या ये नेपोटिज्म नहीं हुआ? भाई आज जो हम नेपोटिज्म 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 चिल्ला रहे हैं कि जो बड़े के यहाँ जन्म लेता है, पैसे वाले का जन्म लेता है, तो उसको तो अपने फायदे मिलते हैं, उसको अपने प्रिविलेज मिलते हैं, तो ये भी तो नेपोटिज्म ही है। इसकी बात क्यों नहीं करता कोई? रिजर्वेशन, वो सब बात की बातें हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बट स्टिल कि अगर आप आज किसी का सम्मान को ठेस पहुंचाओगे, तो कल आपको उसको ब्याज सहित वो सम्मान देना पड़ेगा। फिर मत बोलना कि हमको ये क्यों करना पड़ रहा है और ये प्रिविलेज हो गए, हम प्रिविलेज नहीं, ठीक है। ये शुरुआत से प्रिविलेज रहे तो आज इनको भुगतना पड़ रहा है, ये नहीं रहे तो इनको आज उस चीज का फायदा मिल रहा है। तो इट इज अ साइकिल, ये साइकिल है जो घूम के आती है, ये कर्म है जो घूम के आते हैं। तो हमको किसी को भी किसी भी बंधन में या किसी को भी किसी भी डिवीजन में डिवाइड नहीं करना है। सब समान है, सब बराबर है, सब जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, वर्णों की बात खत्म करते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें जो है वो क्या बताया गया है। धीरे धीरे करके ये राजा जो है ये जन लोगों को रूल कर रहे थे। जन मतलब कॉमन पीपल, ठीक है। जन मतलब कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग आके रहने लगे, बसने लगे। तो ये जो राजा लोग थे ये इन जन लोगों को क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। तो अब ये धीरे धीरे करके ये अश्वमेध सैक्रिफाइस वगैरह करके जनपद को रूल करने लगे, जो कि एक जन से ऊपर वाली, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट मिलके स्टेट गवर्नमेंट बनती है, स्टेट गवर्नमेंट मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, ऐसा। तो वो लोकल गवर्नमेंट के आसपास जो है वो आप जनपद को समझ सकते हो कि हाँ भैया ये अपने इलाके को क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। तो राजा जो ये बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर रहे थे वो अब जनपद के राजा कहलाने लगे, जन के राजा के अलावा, है ना। पहले वो लोगों के राजा कहलाते थे, लेकिन अब वो जनपद के राजा कहलाने लगे, क्योंकि 2-3 राजा
को अब ये रूल कर रहे थे। ठीक है, समझ आया। जनपद वो जगह होती है जहां पर लोगों ने अपना पैर रखा और रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो जनपद के रूलर हो गए कौन? राजा, है ना। बहुत सारे सेटलमेंट्स पाए गए हैं इन जनपद पे। जनपद मतलब वही एरिया, एरिया को आप जनपद समझ सकते हो। तो बहुत सारे जनपद में सेटलमेंट पुराने पुराने मिले, जैसे कि पुराना किला जो है दिल्ली का, हस्तिनापुर मेरठ के पास में, अतरंजी खेड़ा जो है ईटा के पास में, जो कि उत्तर प्रदेश में है ना। ये जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट हमको मिले, जनपद हमको देखने को मिले जब सर्च किया गया। ठीक है, यहाँ के लोगों का जीवन जो है ये झोपड़ियों में रहा करते थे, हट में रहा करते थे, कैटल्स रखा करते थे, बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सिसमे, मस्टर्ड, है ना। अर्दन पॉट्स भी बनाते थे, पेंटेड ग्रे वेयर के भी पॉट जो है वो देखने को मिले। शाइनी से ऑब्जेक्ट, चिकने से सॉफ्ट से ऑब्जेक्ट होते थे, पेंटेड ग्रे वेयर, अलग अलग डिजाइन होती थी। अच्छा मैडम, आपको ये सब कैसे पता, या हमें ये सब कैसे पता? वही वो जो किताबें हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको मिली, उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ था। साथ ही साथ में जब इन जगहों पर हम पहुंचे, खुदाई वगैरह की, तो बहुत सारी ये चीजें मिली। ये चीजें मिली, उनकी उम्र निकाली गई, तो पता चला कि 3-3 हजार साल पुराने हैं भैया ये तो, है ना। तो ये कभी इस समय के होंगे, इस समय पे यहाँ पे लोग रहे होंगे और उनके ये सामान है। ठीक है, समझ में आया। तो ये किसकी बात हो गई? जनपद। अब समझना कि अब ये जो जनपद थे, है ना, ये जो जनपद थे, जनपद के राजा थे। अब ये जनपद, जैसे एक जनपद है, इसका एक राजा है, दूसरा जनपद है, इसका एक राजा है, तीसरा जनपद है, इसका एक राजा है। ठीक है, अब इन्हीं एरिया को कंबाइन करके इन तीनों में से एक राजा जो है वो पावरफुल हो गया, तो उसने इसका नाम दे दिया महाजनपद। मतलब जनपद के ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या कहलाने लगी? महाजनपद, है ना। जैसे कि उज्जैन, देवास, इंदौर ये जनपद हो, है ना, और यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल राजा जो है वो राज कर रहे हो। लेकिन अब इन तीनों में से एक राजा जो है वो और पावरफुल हो गया, और उसने उज्जैन, देवास, इंदौर तीनों के ऊपर कंट्रोल कर दिया। तो उसने इन तीनों को बोल दिया कि तीनों जगह एक ही है, महाजनपद कहलाएगी, इसका राजा ये एक राजा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो सम जनपदास बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, और वो क्या कहलाने लगे? महाजनपद कहलाने लगे। वो और इंपॉर्टेंट हो गए, वो और बड़े हो गए, वो और पावरफुल हो गए। करीब 2500 साल पहले की ये बात है। तो वो क्या कहलाने लगे? महाजनपद कहलाने लगे। महाजनपद के कुछ फीचर्स थे, महाजनपद की जगहों के कुछ फीचर्स थे, मतलब जो जो भी एरिया महाजनपद कहलाने लगे उनके कुछ फीचर्स देखने को मिले, कुछ नई चीजें देखने को मिली। जैसे जनपद छोटी जगह थी जहाँ पे हट में रहते थे, है ना, फार्मिंग करते थे, कैटल्स रखते थे। लेकिन महाजनपद में अब चीजें अपडेट हो गई, चीजें अपग्रेड हो गई। क्या हुआ वहां पे? महाजनपद में लोग जो है, जो राजा जो है वो एक कैपिटल रखने लगे, यानी कि एक सेंटर रखने लगे जहां से वो राज्य करते थे। जहां वो सेंटर होता था जहां से पूरे एरिया तक जाना जो है वो बराबर दूरी पे पड़ता था। जैसे मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश एक राज्य है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल एकदम सेंटर में। ठीक है, तो भोपाल क्यों है? क्योंकि बड़ा भी है। ठीक है, वहां पे मेन मिनिस्ट्री जो भी है मध्य प्रदेश की, वो सब वहां पे रहती है। क्यों? क्योंकि भोपाल से जो मध्य प्रदेश के सारे एरिया है वो सब पास पड़ते हैं। ठीक है, भोपाल से आप निकलो तो कहीं पे भी आप चले जाओ, ऑलमोस्ट बराबर बराबर दूरी पे जो है वो पूरा का पूरा कोना जो है वो मध्य प्रदेश का रहेगा। मतलब वो ऐसा सेंटर जहां से बाकी सारे मध्य प्रदेश के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब एकदम कोने कुचाले में अगर राजा मेन रहेगा तो उसको सब दूर जाने के लिए कितनी दूरी बनानी पड़ेगी, है ना, दूर दूर जाना पड़ेगा। सेंटर में रहेगा तो सब कुछ पे उसका नजर भी रहेगी, ध्यान भी रहेगा, लोग आते जाते भी रहेंगे, उसको चीजें पता भी चलती रहेगी। ठीक है, तो महाजनपद में इन्होंने कैपिटल बनाने शुरू कर दिए थे। समझ रहे हो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ आ गए? कैपिटल बनाना भी इन्होंने शुरू कर दिए। तो इन्होंने कैपिटल बनाना शुरू कर दिया, और मोस्टली जो कैपिटल सिटी थी वो फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड मतलब किला बंद किया हुआ था उसको, मतलब बड़ी बड़ी वॉल से उसको कवर कर दिया गया था, ताकि
इमरजेंसी में जैसे अगर कोई अटैक करता है तो लोगों को वहां पे ले जाके रखा जा सके, और क्योंकि फोर्टिफाइड रहेगा यानी कि आसपास से कवर्ड रहेगा, तो राजा को इन लोगों को कंट्रोल करना भी आसान रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों? रीजन ये था कि रॉयल्टी थी, है ना, एक फोर्टिफाइड किला बंद एक मेन सेंटर सिटी में, कैपिटल में जहाँ राजा रह रहा है, वो उसको एकदम किले जैसा बनाया हुआ है, आसपास से जो है वो पूरा वॉल से कवर किया हुआ है, बड़ी बड़ी दीवारें उठा रखी है। तो उससे क्या है, एक रॉयल्टी भी कि हाँ भैया ये राजा का इलाका है, साथ ही साथ में प्रोटेक्शन भी कि भैया एकदम से कोई अटैक भी नहीं करेगा, है ना, और कंट्रोल भी जो है वो राजा आसानी से वहां पे कर सकता है कि भाई कोई इमरजेंसी की स्थिति हुई, कोई आया, किसी ने अटैक कर दिया, तो लोगों को जो है वो आसपास के एरिया से बुला के कैपिटल सिटी में शिफ्ट कर दो, किला बंद है तो अटैक भी नहीं होगा, है ना, जो लोग है वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। अब इसको बनाने के लिए, किले को बनाने के लिए, तो रॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, प्लानिंग चाहिए होती ठीक है, बड़ी बड़ी ब्रिक्स, मिट्टी, सीमेंट, सब कुछ चाहिए होता है ना, मतलब कुल मिला के रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, संसाधन चाहिए होते हैं बहुत सारे। तो अब इन सब का पैसा आए कहाँ से, है ना, या फिर इन सबको मेंटेन करने के लिए जो है वो राजा को क्या चाहिए, आर्मी भी चाहिए कि भैया कोई अटैक होगा, अचानक से किसी ने हमला कर दिया तो आर्मी भी चाहिएगी, है ना। तो ये सब जो है वो कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए? तो पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किला बंद करना शुरू किया, फिर प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप के लिए उन्होंने आर्मी बनाना जो है वो शुरू की, ठीक है। तो आर्मी जो है नए राजा की जो है वो आर्मी बनने लगी, साथ ही साथ में ये आर्मी में जो सोल्जर है वो काम कब करेंगे, जब उनको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो इन सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी दी जाती थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स दिए जाते थे, वो अलग अलग समय के अलग अलग कॉइन्स होते हैं, उनमें इनको सैलरी दी जाती थी, वो पैसा दिया जाता था जिस सैलरी के कारण ये लोग प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तो अब हर राजा की क्या होने लगी, अपनी एक आर्मी होने लगी। लेकिन ये जो प्लानिंग है, ये कैपिटल है, ठीक है, मतलब किला अगर बनाना है तो लोगों से काम कराना है, लोगों से काम कराना है तो फिर लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, सिपाही है तो सिपाही से सेना करवानी है, सेना को लड़वाना है, तो जान पे खेलने के लिए इंसान कब तैयार होगा, जब उसको पैसा दिया जाएगा। तो ये सब पैसा कहाँ से आए, इसीलिए इन्होंने टैक्सेस वाली प्रोसेस भी अब शुरू कर दी। तो भैया अब हम ऐसे समय पे आ गए हैं जहां से टैक्स लगना जो है वो इन्होंने शुरू किया। क्यों शुरू किया? टैक्स लगने का कारण ही ऐसे आया कि जब तक इनको कोई रॉयल्टी, कोई स्टेटस दिखाने की जरूरत नहीं थी, जब तक इनको आर्मी रखने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, जब तक अपने आप को किसी से पावरफुल बनाने की जरूरत नहीं थी, तब तक सब नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, अपना कमाते थे, अपना खाते थे और बस, ठीक है। लेकिन अब जब अब इनको लोगों को पावरफुल बनाने की जरूरत पड़ी, है ना, अपने आप को बड़ा बताने की जरूरत पड़ी, लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ी, अपना स्टेटस बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो इन सब में लगता है पैसा, ठीक है। तो पैसा कहाँ से लेके आए? तो इन्होंने बोला कि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो पैसा भी लोगों से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। टैक्स का रीजन लगाने का क्या है भैया, कि बिल्डिंग बनाने के लिए, किले बनाने के लिए पैसा चाहिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और ये जो टैक्स है, इनको कलेक्ट करने के लिए इनको ऑफिशियल्स की भी जरूरत थी, है ना, जो कि घर घर जाके या लोगों से जाके टैक्स ले, तो उन ऑफिशियल्स को भी इनको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स जो है वो शुरू किया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो इनको गिफ्ट मिल रहे थे उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते थे, अब इनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो टैक्स इन्होंने किस किस पे लगाए? लोगों पे लगाए। तो अब लोगों में कौन कौन? जो फार्मर्स हैं, जो कि क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, है ना, मतलब जो खेती कर रहे हैं, तो खेती करेंगे तो उनके ऊपर क्या टैक्स लगा सकते हैं कि भैया वो अपनी खेती का एक छठा हिस्सा जो है वो दे दे, है ना, कि भैया यहाँ रह रहे हो, हम तुमको प्रोटेक्ट करें तो तुमको इतना जो है वो देना पड़ेगा राजा को, तो उनके ऊपर लगाया। क्राफ्ट पर्सन जो सामान वगैरह बना रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया कि वो सामान वगैरह दे, है ना। हर्डर्स थे, जो कैटल्स थी, ठीक है, जो कैटल्स का ध्यान रखते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाया कि भैया वो या तो कैटल्स जो है वो दे, या फिर जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनके वो दे, ठीक है। जो सामान लाना ले जाना हो रहा है उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया। गैदरर्स, हंटर्स के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया कि जो फॉरेस्ट से मिलने वाला प्रोड्यूस है उसका कुछ हिस्सा जो है वो राजा को जाके दे। तो ऐसे करके इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, ताकि इनका काम भी चलता रहे और लोगों को प्रोटेक्शन भी मिलता रहे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो जो आज हम टैक्स देते हैं, है ना, हम जो टैक्स आज देते हैं, शहर में रहते हैं या एक कंट्री में रह रहे हैं,
तो कंट्री को रन करने के लिए लोग हैं। अब वो लोगों के पास में पैसा कहाँ से आएगा कि वो हमारा ध्यान रख सके, तो वो जनता से ही पैसा लेते हैं कि भैया हम तुमको ये फैसिलिटी देंगे तो थोड़ा पैसा तुम हमको दो। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, इस समय से शुरू हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी चेंजेस जो है वो लाना शुरू कर दिया गया था। एग्रीकल्चर में चेंजेस कैसे लाना शुरू किया कि भैया देखा गया कि फार्मिंग और अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मिंग ही है जिससे कि अन्न जो है वो लोग खा रहे हैं, अन्न लोग खा रहे हैं तो उसी से वो पावरफुल हो रहे हैं, उसी से उनको ताकत मिल रही है, और उसके बाद में ही वो क्या कर सकते हैं, अपने लोगों का ध्यान रख सकते हैं, आर्मीज में जो है वो लड़ सकते हैं। तो खाएंगे तभी सारा कुछ काम जो है वो होगा। तो फार्मिंग को और अच्छे से करने के लिए, फार्मिंग को और कैसे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने नए नए तरीके अपनाना शुरू किए। क्या तरीका इन्होंने अपनाया कि भैया आयरन प्लो शेयर का हम यूज करते हैं अब, चलो, क्योंकि अभी तक ये क्या कर रहे थे, अभी तक लकड़ी का प्लो यूज कर रहे थे। प्लो क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, ये होता है प्लो। ठीक है, तो ये जो प्लो है इसका काम क्या होता है, कोई पुलाव बोलता है, कोई प्लो बोलता है, कोई प्लग बोलता है, कुछ बोलता है, प्लो मैं तो प्लो बोलती हूँ। ठीक है, तो ये प्लो क्या होती है, जैसे जमीन है ना, अब जमीन में क्या करनी है, अपने को खेती करनी है। तो खेती जमीन में तब इतने अच्छे से होगी जब सॉइल जो है वो फर्टाइल है। फर्टाइल है मतलब ताजी है। ताजी कैसे बनाई जा सकती है कि जो नीचे की सॉइल है उसको ऊपर लेके आना, है ना, मतलब वापस से उसको जो है वो ऊपर नीचे करना। तो उस सॉइल में क्या आएगी, जान आएगी। ठीक है, अब उसके अंदर आप बीज बो तो अच्छे से चलेगा। तो जितने अच्छे से प्लोइंग होगी, है ना, इसको हकाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने अच्छे से ये हकाई होगी, जितने अच्छे से ये प्लोइंग होगी, उतनी अच्छी सॉइल रहेगी। और कितने अच्छे से हो सकती है, जब भारी सामान से इसकी प्लोइंग की जाए। तो लकड़ी जो है वो ज्यादा अंदर तक घुस नहीं पाती थी, साथ ही साथ में लकड़ी के प्लो से जो है वो ज्यादा अंदर तक घुस नहीं पाते होंगे या प्रॉब्लम होती होगी। तो धीरे धीरे करके आयरन वगैरह का भी सामान जो है वो आने लगा आसपास वाले एरिया में। तो इन्होंने आयरन का प्लो शेयर बनाना शुरू किया, क्योंकि आयरन तो भारी होता है, बिल्कुल अंदर तक जा सकता है, वापस ला सकता है, जा सकता है, वापस ला सकता है। तो आयरन के प्लो शेयर को इन्होंने यूज करना शुरू किया, जिससे कि क्या हुआ, सॉइल की टर्निंग बहुत अच्छे से हुई और प्रोड्यूस भी बहुत अच्छे से होने लगा। तो फार्मिंग अपग्रेड हो गई। दूसरा इन्होंने ये शुरू किया कि ये क्या करते थे, सीधे बीज को सॉइल में डाल देते थे, है ना। अब उससे क्या होता था कि कई बार वो बीज के ऊपर पानी नहीं गया, या अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखा गया, या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर वो ग्रो नहीं करता था अच्छे से। तो इन्होंने क्या किया, उस बीज को पहले ये अलग से बोकर पौधे बनाने लगे। ठीक है, पौधे जब बन गए तो उन पौधे को इन्होंने गाड़ना शुरू किया। तो वो पौधे जब गाड़ना शुरू किया तो उनके ऊपर और अच्छे से देख रेख हो पाई, है ना, और अच्छे से देख रेख हो पाई तो वो और अच्छे से ग्रो कर पाए। तो यहाँ से भी प्रोड्यूस इनका बढ़ा। ठीक है, तो पहला तरीका इन्होंने क्या अपनाया कि आयरन प्लो शेयर को यूज करें, तो सॉइल की टर्निंग अच्छी हुई, जिससे कि प्रोड्यूस भी बढ़िया हुआ। दूसरा ऑप्शन इन्होंने अपनाया कि ट्रांसप्लांट करे पैडी को। ठीक है, तो इन्होंने सीड को स्प्रेड करना बंद किया, सैपलिंग्स को लगाना शुरू किया, है ना, सीड्स को स्प्रेड करना बंद किया। पहले उनको सीड्स से सैपलिंग बनाए, छोटे छोटे पौधे बनाए, पौधों को फिर इन्होंने बोना शुरू किया। फिर उन पौधों को देखा कि हाँ यार ये काम और अच्छे से हो रहा है और इससे अच्छा प्रोड्यूस मिल रहा है। तो ये दो तरीकों से क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और ज्यादा प्लांट्स सर्वाइव कर पाए और खेती जो है वो बढ़िया से होने लगी। समझ आया कि राजा कैसे बने भैया, टैक्सेस क्यों आए भैया, खेती में किस तरीके से चेंजेस लाए गए। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे काम करना लोगों ने शुरू किया, अपना अपना दिमाग लगा के। सोचा कि खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो दिमाग लगाया है कि ऐसे बढ़ाया जा सकता है, ये चीज कर देंगे तो बढ़ जाएगी, है ना। तो आज जो हम जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं था, है ना। सिर्फ जंगलों में हम रहा करते थे। लेकिन ये सब कुछ कैसे आया, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ने लगी, घर नहीं थे, घर की जरूरत पड़ी तो घर बनाया। ठीक है, ये रियलाइज किया कि यार टॉयलेट जो है वो सेपरेट होनी चाहिए, या फिर ये रियलाइज किया कि पानी डालेंगे तो गंदगी साफ होगी। ठीक है, हमने ये रियलाइज किया कि यार खेती की जा सकती है, तो खेती में भी ये अलग अलग तरीकों से हमने जो है वो शुरू किया कि ऐसे नहीं ऐसे, ये एक्सपेरिमेंट करके ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, किस तरीके से और ज्यादा अच्छी खेती की जाए, क्योंकि खाने का जो है वो साधन हमारे पास में खेती था। लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी तो राजा बने, राजा को पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, है ना।
ना। तो अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती गई तो अलग अलग चीजें होती गई और होती गई, तो आज देखो हम यहाँ हैं, घर है तो घर में फर्नीचर भी चाहिए, ढकने के लिए पर्दा भी, खिड़की भी चाहिए तो खिड़की को कवर करने के लिए पर्दा भी चाहिए, है ना। चप्पल चाहिए तो कहीं जाने के लिए जूते भी चाहिए, जूतों में सॉफ्ट सोल भी चाहिए, जिम जाना है तो कड़क सोल वाला जूता भी चाहिए। तो जरूरत पड़ती गई, चीजें बनती गई। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब जो है वो आपको हर चैप्टर के आखिरी में एक सीधे कहा जा सकता है कि केस स्टडी दे दी जाती है, एक रियल स्टोरी सुना दी जाती है, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ ऐसा वाकई में होता था। क्योंकि पूरे चैप्टर में तो हम रैंडम बात कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन अगर आपको एक आखिरी में एक प्रॉपर जगह का नाम दे के, किसी राजा का नाम बता के आपको चीजें बताती जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया, ये तो एकदम पूरा का पूरा एग्जाम्पल हो गया। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि क्या बोलूं, चलो ठीक है, ये थोड़ा आपको समझ में तो आ गया ना। ठीक है, फालतू एग्जाम्पल नहीं लेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मतलब यही कुल मिला के यही बात है कि चैप्टर में हमने समझ लिया कि राजा होने लगे, ऐसा ऐसा काम करने लगे, लेकिन अब आपको डायरेक्ट एक जगह का नाम बता के कि यहाँ पे ये राजा थे, इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम दो जगह की बात करते हैं, एक तो मगध की बात करेंगे, इसके बाद में वाजी की बात करेंगे। ठीक है, तो मगध जो है वो ये ऐसा इलाका है या फिर एक ऐसी जगह है जो कि बहुत बड़ा किंगडम बन के आया, इसको हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत बड़ा किंगडम बन के आया मगध, है ना। तो मगध जो है वो ऐसी जगह थी जहां पर एम्पायर बनना शुरू हुए, जहां पर राजा जो है वो शुरुआती दौर में आए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद ये बन चुका था मगध, जो कि आज से 200 साल अबाउट इतने ईयर्स पहले, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट महाजनपद जो है वो बन गया था। गंगा और सोन रिवर जो है वो मगध से जाती है, इधर से निकलती है ना गंगा वगैरह भी, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे आके मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा और सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना। तो गंगा और सोन रिवर जो है वो मगध से जाती है, तो एक जोग्राफिकल लोकेशन बता दिया है। तो इंपॉर्टेंट जगह थी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, पानी का सप्लाई किया जाता था, साथ ही साथ में यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल थी, क्योंकि इधर की साइड देखो पूरा समुद्र आ गया है ना, बे ऑफ बंगाल इधर से आ गया, तो यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल थी, पानी के पास वाली जगह तो वैसे ही बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, गंगा और सोन भी जा रही है, तो अंदर वाला इलाका भी बहुत फर्टाइल था, तो मतलब खेती काफी अच्छे से होती थी। खेती काफी अच्छी होगी मतलब टैक्स ज्यादा देंगे, टैक्स ज्यादा देंगे मतलब राजा पावरफुल होगा, राजा पावरफुल हुआ मतलब किंगडम पावरफुल हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मगध का जो काफी सारा हिस्सा जो है वो फॉरेस्टेड था, मतलब जंगल वाला हिस्सा था, तो यहाँ पे से आसानी से वुड वगैरह मिल जाया करता था, है ना, फॉरेस्ट का सामान मिल जाया करता था, उस वुड से रथ बनाना, है ना, रथ बनाना और जो जो भी है वेपन वगैरह बनाना, ये सब भी बहुत आसान था क्योंकि इसी एरिया में मिल रहा था। ठीक है, एलिफेंट जो है वो कैप्चर किए जाते थे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया था तो एलिफेंट भी आसानी से मिल जाते थे। उन एलिफेंट को आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था, है ना, ताकि वो भी आर्मी में लड़ सके या राजा को लाना ले जाना कर सके। तो एनिमल्स को भी ये लोग यूज करते थे। वुड ले लिया जाता था फॉरेस्ट से ताकि घर बना सके, कार्ट जो कि क्या बोलते हैं उसको, ठेला गाड़ी वगैरह जो होती है सामान लाने ले जाने के लिए, वो बना सके, रथ बना सके, तो ये सब इनको फॉरेस्ट से आसानी से मिल जाता था। आयरन ओर की माइंस भी इसके पास में थी, जिससे कि टूल्स वेपन्स भी आसानी से बना सकते थे। तो क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पे जो राजा बने, यहाँ के जो एम्पायर बने, जो किंगडम बने, वो अपने आप बहुत ज्यादा पावरफुल बने। ठीक है, यहाँ पे हमको दो राजा, शुरुआती दौर में दो राजा की बात होती है, बिंबिसार और अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु नाम उनका था वैसे तो, लेकिन आपकी बुक में अजात शत्रु दिया हुआ है तो डजेंट मैटर, बाकी आप समझ सकते हो। तो बिंबिसार और अजात शत्रु यहाँ के दो मेन राजा थे, जिन्होंने काफी ज्यादा एरिया को कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, काफी मेहनत इन्होंने लगाई कि जो दूसरे दूसरे छोटे छोटे जनपदा है उनको अपने अंडर ले ले, अपने अंडर जो है वो काम कर ले। इनके अलावा एक और राजा था महापद्मनंदा नादिनदिंदा। आप में से अगर किसी ने अशोक, जो सम्राट अशोक आता था सीरियल, जिसके अंदर सिद्धार्थ निगम जो है वो एक लीड का उसने रोल प्ले किया था, काफी अच्छा सीरियल था, तो उसमें शुरुआत से बताते हैं इस बारे में, है ना। जो मगध साम्राज्य जो बना था उसकी शुरुआत जो है वो बिंबिसार के आसपास से हुई थी। ठीक है, तो बिंबिसार जो है
उसमें हमको देखने को मिलता है, अजातशत्रु देखने को मिलता है। महापद्म नंदा जो है वो कहीं ना कहीं इनका एक राइवल होता है, वो नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से को महापद्म नंदा ने कैप्चर किया था। फिर उसके बाद में जो शुरुआती कैपिटल था, जो मेन सिटी थी जहाँ से ये लोग रूल करते थे मगध से, तो वो राजगढ़ था। ठीक है, तो राजगढ़, आज जो बिहार में राजगढ़ हम उसको बोलते हैं, तो राजगृह जो है इनका कैपिटल था। फिर कैपिटल इन्होंने शिफ्ट करके कहाँ ले गए थे, पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना में है। ठीक है, फिर वो पाटलिपुत्र, फिर वो अशोक, फिर चंद्रगुप्त, है ना, फिर उसके बाद अशोक, और इसके बारे में मौर्य साम्राज्य जो है वो हम आगे बनाएंगे। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ये, है ना, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 वाले में हम अशोक साम्राज्य के बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो काफी बड़ा एम्पायर ये बन जाता है ना। तो ये रूलर्स का एक प्रूफ है कि रूलर्स हुआ करते थे, कौन रूलर्स हुआ करते थे, ये रूलर्स हुआ करते थे, कैसे रिसोर्सेज मिलते थे, ये सब जो है वो किसकी बात हो रही है, मगध की बात हो रही है, उसी समय की बात हो रही है। तो आई होप जो पूरा हमने चैप्टर में पढ़ा वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया। एक इंसिडेंट बताती हूँ कि ये रूलर्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे। एलेक्जेंडर एक जाना माना जो है वो कॉन्करर माना जाता है, जिसने जो कि काफी जगह तक पहुंचा था, जो काफी जगह को अपने अंडर लेना चाहता था। ठीक है, तो वो जब इंडिया के आजू बाजू आने वाला था, आज से करीब 2300 साल पहले, तो एलेक्जेंडर जो है वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था। उसने यूरोप और वेस्ट एशिया के काफी हिस्से को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। इंडिया में जब पहुंचा तो ब्यास रिवर जो अपनी आती है इधर वाली साइड से, ठीक है, इधर वाली साइड से जो ब्यास रिवर आती है, ये वो यहाँ तक पहुंचा। पर यहाँ तक पहुंचने के बाद में उसके सोल्जर्स ने आगे बढ़ने के लिए ही मना कर दिया। सोचो, एलेक्जेंडर जिसने यूरोप और वेस्ट एशिया के बहुत सारे हिस्से को कंट्रोल कर लिया सोल्जर्स के साथ मिलके, वो सैनिक अब मना कर रहे हैं आगे जाने से। क्यों? क्योंकि इन सैनिकों ने सुना था कि बियास रिवर से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे रहने वाले रूलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, राजा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये सब हमको मार देंगे। तो वो आगे जाने के लिए ही मना कर देते हैं, और जो पूरी की पूरी आर्मी जो है ये वापस जो है वो चली जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी आर्मी और ये सब लेके वो वापस चले जाते हैं, वो फिर इधर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ के, हमारे यहाँ के राजा जो है वो काफी पावरफुल उभर के आ गए थे इस समय तक। ठीक है, दूसरा एरिया जो हम वो देखते हैं, हम वाजी देखते हैं। ठीक है, जो उसका कैपिटल जो है वो वैशाली में हुआ करता था, बिहार में। अब वाजी की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे लोग जो है वो गण और संघ में काम कर रहे थे। गण मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, और संघ मतलब एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, जो आज हम संघ वगैरह की बात करते हैं वही संघ। तो ये ग्रुप में काम करते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही राजा होगा, ऐसा नहीं था, एक राजा नहीं था इनका, इनके अंडर बहुत सारे राजा थे, और ये सारे के सारे राजा मिलकर मीटिंग करते थे। इन राजाओं में ऐसा नहीं था कि अपने में कौन पावरफुल, कौन किसको हासिल कर लेगा, ऐसा नहीं। ये ग्रुप में काम करते थे, सबको बराबरी से सम्मान देते थे, अपने अपने एरिया का ध्यान रखते थे, बराबर रेगुलर मीटिंग करते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर कोई इनके ऊपर अटैक भी करता था तो भी ये साथ में मिलके लड़ा करते थे। ठीक है, तो ये गण और संघ में काम करते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे इसमें, थाउजेंड्स और मेन जो है वो साथ में रूल करते थे। ठीक है, और हर सबको जो है वो राजा कहा जाता था। ठीक है, साथ में मिलकर रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, कोई भी डर होता था, कोई भी धमकी मिलती थी तो उसके ऊपर साथ में मिलके काम किया करते थे। ठीक है, बुद्धा और महावीर दोनों जो है वो गण और संघ को ही बिलोंग करते थे। फिर बाद में उन्होंने, इसमें आगे वाले चैप्टर में 6 चैप्टर में हम बुद्धा और महावीर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी इन गण और संघ को ही बिलोंग करते थे। फिर बाद में इन्होंने जो है वो आइसोलेशन ले लिया, वो अलग बात है, पर ये गण और संघ को ही बिलोंग करते थे। तो हुआ क्या कि जो अजातशत्रु था वो चाहता था कि ये वाजी को कंट्रोल कर ले, है ना। तो अजातशत्रु वाजी को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन बुद्धा को भी मानता था। तो अजातशत्रु अपने मिनिस्टर, अपने एक मंत्री वसाकारा को बुद्धा के पास में भेजता है राय लेने के लिए कि क्या करना चाहिए, है ना। तो वसाकारा बुद्धा के पास में जाते हैं और कहते हैं कि अजातशत्रु जो है वो वाजी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो बुद्धा पूछते हैं कि क्या वाजी में अभी भी लोग गण और संघ में काम कर रहे हैं? तो वसाकारा बोलता है हाँ। तो वो ये बोलते हैं बुद्धा कि जब तक वाजी के लोग गण संघ में यानी कि ग्रुप में काम करते रहेंगे, साथ में मिलके रिचुअल परफॉर्म करते रहेंगे, साथ में मिलके एक दूसरे का साथ देंगे, सब एक दूसरे को राजा मानेंगे, तब जब तक अगर ये चीज चलती रहेगी तब तक वाजी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब बुद्धा इससे क्या बताना चाहते हैं कि जब कोई
एक अपने आप को दूसरे से पावरफुल बताने की कोशिश करता है, वहां पे साम्राज्य खत्म हो जाता है। लेकिन जब सारे पावरफुल लोग मिलके एक दूसरे को साथ में सम्मान देके, बराबरी से रिस्पेक्ट देके, रोज एक दूसरे से मीटिंग करके, गैदरिंग करके, असेंबली करके, मिलकर अगर काम करते हैं, तो उनकी एकता को जब तक कोई नहीं तोड़ पाएगा, तब तक वो साम्राज्य भी कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो वाजी साम्राज्य बहुत समय तक चला, फिर बहुत बाद में जब गुप्ता साम्राज्य आता है तो फिर उन्होंने कंट्रोल में लिया था, वो अलग बात है, फिर वो बीच में फूट वगैरह डाल के। बाकी जब तक इनके बीच में एकता थी, जब तक ये गण और संघ में काम करते रहे, तब तक वाजी साम्राज्य को कोई भी नहीं तोड़ पाया। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने आज इस चैप्टर में पढ़ी। वीडियो सारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है, बढ़िया से वीडियोस देखना है, चीजों को समझना है, जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। साथ ही में इसी चैप्टर के जो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, वो भी आपको मिल जाएंगे आने वाले दिनों में, तो बने रहेगा। और आगे वाले चैप्टर भी इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।